विषय है आनंद सूत्रम पंचमो अध्याय। प्रथम सूत्र, वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम। समाज चक्र की गतिशीलता में एक वर्ण सदैव हावी रहता है। आदिकाल में सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित समाज नहीं था, उस काल को शूद्र युग कहा जा सकता है। तब सभी श्रमजीवी थे। इसके बाद साहसी एवं शक्तिशाली सरदारों का युग आया, जिसे छात्र युग कहा गया। तत्पश्चात बुद्धिजीवियों का युग अर्थात विप्र युग, और सबके अंत में वैश्य युग व्यवसायियों का युग आया। वैश्य युग के शोषण के फलस्वरूप विप्र एवं क्षत्रिय जब शूद्रत्व में परिवर्तित होते हैं, तब शूद्र विप्लव के विस्फोट की आशंका प्रति क्षण बढ़ती जाती है। यदि दमन और शोषण का चक्र आबाद चलता रहा तो भयंकर शूद्र विप्लव दावाग्नि के समान समाज कानून को भस्मसात कर प्राचीन मान्यताओं एवं सभ्यता और संस्कृति के अवशेष पर नया समाज की परिकल्पना करता है। लेकिन शूद्रों का न तो कोई दृढ़ निबद्ध समाज है और न उर्वर बुद्धि। फलतः विप्लव के बाद समाज का शासन उनके द्वारा नहीं होता। इस विप्लव में जो उनका नेतृत्व करते हैं, वैश्योत्तर युग में शासन व्यवस्था उन्हीं के हाथों में आती है। ये वीर और साहसी नेता द्वितीय बार फिर छात्र युग के आगमन की सूचना देते हैं। शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्य युग, तत्पश्चात विप्लव, और उसके बाद फिर वही परिक्रमा चलती रहती है। समाज चक्र इसी तरह अनवरत घूमता रहता है। द्वितीय सूत्र, चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्रका। चक्र केंद्र में स्थित सद्विप्र समाज चक्र का नियंत्रण करता है। जो नीतिवादी आध्यात्मिक साधक अपने शक्ति संप्रयोग द्वारा पाप का दमन करना चाहते हैं, वही सद्विप्र है। चक्र की परिधि में इनका स्थान नहीं है, क्योंकि ये चक्र की धुरी या प्राण केंद्र के रूप में अधिष्ठित रहेंगे। चक्र ठीक ही चलता रहेगा, किंतु यदि क्षत्रिय युग में क्षत्रिय शासक के बदलते प्रधानतः शोषक बन जाए, विप्र युग में विप्र और वैश्य युग में वैश्य जन साधारण का शोषण करने लगे, उस दशा में शक्ति संप्रयोग द्वारा सत और शोषित जनों की रक्षा तथा असत और शोषकों का दमन करना इन्हीं सद्विप्रों का धर्म है। तृतीय सूत्र, शक्ति संपातेन चक्र गतिवर्धन क्रांति। शक्ति संपात से समाज गतिवर्धन क्रांति है। जहां क्षत्रिय शोषक बन जाते हैं, वहां सद्विप्र क्षत्रियों का दमन कर विप्र युग की प्रतिष्ठा करेंगे। स्वाभाविक रूप से जिस समय विप्र युग आना चाहिए, उस समय के आगमन की गति की शक्ति प्रयोग द्वारा ये सद्विप्र कुछ त्वरित कर देते हैं। इस तरह का युग परिवर्तन को क्रांति अर्थात एवोल्यूशन कहा जाएगा। स्वाभाविक परिवर्तन नेचुरल चेंज से क्रांति में एकमात्र यही अंतर है कि इसमें शक्ति संप्रयोग द्वारा चक्र की गति बढ़ जाती है। चतुर्थ सूत्र, तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धन विप्लव। तीव्र शक्ति संपात से समाज गतिवर्धन विप्लव है। अल्पकाल में यदि किसी विशेष युग को हटाकर परवर्ती युग के कठोर बंधन को ध्वस्त करने के लिए यदि अत्यधिक शक्ति संप्रयोग की आवश्यकता हो, तो वैसी दिशा में तत्संक्रांत परिवर्तन को विप्लव रेवोल्यूशन कहा जाता है। पांचवा सूत्र, शक्ति संपातेन विपरीत धारायां विक्रांति। शक्ति संपात से समाज चक्र विपरीत धारा में लाना विक्रांति है। शक्ति संप्रयोग द्वारा यदि किसी एक युग को उसके पीछे वाले युग की ओर ले जाया जाए, अब ऐसी दशा में उस परिवर्तन को भी क्रांति काउंटर रेवोल्यूशन कहा जाता है। विप्र युग के बाद क्षत्रिय युग की स्थापना को विक्रांति कहेंगे। यह विक्रांति अत्यंत अल्पस्थायी होती है, अर्थात अल्प काल के बाद ही फिर उसके बाद का युग अथवा उस युग के बाद का युग आ जाता है। यदि विप्र युग के बाद हठात क्षत्रिय युग की विक्रांति हो जाए, वैसी हालत में वह क्षत्रिय युग दीर्घस्थायी नहीं रह सकेगा। अल्पकाल के बाद ही विप्र युग अथवा स्वाभाविक गतिधारा के अनुसार फिर वैश्य युग आ जाएगा। छठा सूत्र, तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां प्रति विप्लव। तीव्र शक्ति संपात से समाज चक्र विपरीत धारा में लाना प्रति विप्लव है। अत्यंत अल्प काल में अनुरूप भाव से अथवा अधिक शक्ति संप्रयोग द्वारा यदि किसी युग को पीछे ढकेल दिया जाए, तो उसे प्रति विप्लव काउंटर रेवोल्यूशन कहेंगे। विक्रांति की तुलना में प्रति विप्लव और भी क्षणस्थायी है।
सातवां सूत्र, पूर्णावर्तनेन परिक्रांति, समाज चक्र अपनी धुरी पर पूर्ण रूपेण घूम जाना परिक्रांति है। समाज चक्र एक बार पूर्ण रूप से घूम जाने पर अथवा एक बार शुद्र विप्लव होने पर समाज चक्र को परिक्रांति कहेंगे। आठवां सूत्र, वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, विचित्रता प्राकृत धर्म है न कि समानता। विचित्रता ही प्रकृति का धर्म है। सृष्ट जगत की कोई भी दो वस्तुएं तादात्म्य रूप से एक समान नहीं होती। दो शरीर एक नहीं है, दो मन एक नहीं है, दो अणु या परमाणु भी एक नहीं है। यह विचित्रता ही प्रकृति का स्वभाव है। यदि कोई सब कुछ को समान करना चाहे, वैसी दशा में ऐसा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि यह प्रकृति धर्म विरोधी बात है। केवल प्रकृति की अव्यक्त अवस्था में ही सब कुछ समान होते हैं। इसलिए जो सबको समान करने की बात करते हैं, वे सबको ध्वंस करने की बात करते हैं। नौवां सूत्र, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनं सर्वेषां विधेयं, युग की सभी की निम्नतम आवश्यकताएं सुनिश्चित होनी चाहिए। हर्मिता माता गौरी माता स्वदेश भुवनम त्र्यम, इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक संपदा प्रत्येक मनुष्य की साधारण संपत्ति है, किंतु विश्व की कोई वस्तु 16 आना समान नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था सबों के लिए करनी होगी, अर्थात अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, वास, गृह, शिक्षा आदि की व्यवस्था सबके लिए करना आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्य की ये निम्नतम आवश्यकताएं प्रत्येक युग में बदलती रहती है। सवारी गाड़ी की दृष्टि से किसी युग में मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता एक साइकिल हो सकती है और किसी युग में वायुयान भी हो सकता है। जिस युग में मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी। 10वां सूत्र, अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन, अतिरिक्त साधनों का वितरण कुशल एवं मेधावी में उनकी कर्म कुशलता में हो। युग की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपदा बची रहेगी, उसे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुण के अनुपात के अनुसार बांट देना होगा। जिस युग में एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता एक साइकिल है, उस युग में एक चिकित्सक की आवश्यकता एक मोटर गाड़ी है। गुण के आदर के लिए तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सुअवसर देने के लिए उसे मोटर गाड़ी देनी होगी। सर्व अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड अर्न अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी। यह बात सुनने में अच्छी तो लगती है, किंतु धरती की कड़ी मिट्टी में इससे फसल नहीं मिलेगी। 11वां सूत्र, सर्वनिम्न मानवर्धनं समाज जीव लक्षणम, जीवन स्तर सुधार समाज की जीवनी शक्ति का परिचायक है। साधारण मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता का जो स्थिरीकृत मान एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, गुणियों को उससे कुछ अधिक अवश्य ही मिलेगा, किंतु इस निम्नतम मान स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की भी अंतहीन चेष्टा करनी होगी। जब जन साधारण की आवश्यकता एक साइकिल की होगी और गुणियों की मोटर गाड़ी की, हमें तब चेष्टा करनी होगी जिससे कि जन साधारण को भी एक मोटर गाड़ी मिले। प्रत्येक व्यक्ति को एक मोटर गाड़ी देने के बाद संभव है कि देखा जाए कि गुणी जनों के लिए एक वायुयान की आवश्यकता है। गुणी जनों को एक वायुयान देने के बाद निम्नतम मान को ऊपर उठाकर संसाधारण को भी वायुयान देने की चेष्टा करनी होगी। इस तरह निम्नतम मान को भी उठाने को अशेष चेष्टा करनी होगी एवं इसी चेष्टा के ऊपर मनुष्य की जागतिक वृद्धि निर्भर करेगी। 12वां सूत्र, समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, सामूहिक अनुभूति के बिना भौतिक संपत्ति का संचय किसी भी व्यक्ति को न हो। यह विश्व ब्रह्मांड सबों की जौत संपत्ति है। इसे भोग करने का अधिकार सभी को है, किंतु अपव्यय करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त संपदा आहरण एवं संचय करता है, उस दशा में वह प्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों की सुख सुविधा को ही खर्च करता है। उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही समाज विरोधी है। इसलिए समाज की अनुमति के सिवा किसी भी व्यक्ति को संपद संचय करने का मौका देना उचित नहीं है। 13वां सूत्र, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगः प्रकर्तव्यः विचार समर्थितं बंटनं च, विश्व के समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण संपदाओं का अधिकतम उपयोग एवं विवेकपूर्ण वितरण हो। स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में जो कुछ भी संपद निहित है,
जीवों के कल्याण के लिए उनका उत्कर्ष साधन करना है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, इन पंच तत्वों के अंदर जहां भी जो कुछ छिपी हुई संपदाएं हैं, उनका उत्कर्ष 16वां आना उनके सद्व्यवहार की प्रचेष्टा द्वारा ही संभव है। जल, स्थल, अंतरिक्ष या विस्तृत अन्वेषण कर मनुष्य की आवश्यकता के उपादानों के आसार तत्व को ढूंढ कर निकाल लेना होगा। मनुष्य द्वारा आहरित संपदाओं को विचार पूर्वक मनुष्य मात्र में बांट देना होगा, अर्थात सबों को की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होगी। फिर भी गुणी और विशेष दशा में विशिष्ट व्यक्ति के प्रयोजन को भी ध्यान में रखना होगा। 14वां सूत्र, व्यष्टि समष्टि शरीर मानस आध्यात्मिक संभावनायां चरमोपयोग। मानव समाज में व्यष्टि व समष्टि के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग हो। समष्टि देह का, समष्टि मानस का तथा समष्टिगत आत्मा का विकास करना होगा। समष्टि का कल्याण व्यष्टि में और व्यष्टि का कल्याण समष्टि में है, इस बात को भूलने से काम नहीं चलेगा। उपयुक्त खाद्य, प्रकाश, हवा, वासगृह एवं चिकित्सा द्वारा व्यष्टि देह के खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकने में समष्टि देह का कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए समष्टि देह की कल्याण कामना के लिए प्रेरित होकर ही व्यष्टि कल्याण करना होगा। प्रत्येक व्यष्टि में उपयुक्त समाज बोध, सेवा बोध तथा ज्ञान जगाने की चेष्टा नहीं करने से समष्टि का भी मानसिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए समष्टि मानस के कल्याण भावना से उद्बुद्ध होकर व्यष्टि मानस का कल्याण करना होगा। व्यष्टि में आध्यात्मिकता तथा आध्यात्मिकता केंद्रिक नैतिकता नहीं रहने से समष्टि का मेरुदंड टूट जाएगा। इसलिए समष्टि के कल्याण के लिए ही व्यष्टि में आध्यात्मिकता की ज्योति जगानी होगी। गिनती में केवल 4-5 शक्तिशाली व्यष्टियों से, 4-5 पंडित या बुद्धिमानों से अथवा 4-5 आध्यात्मिक साधकों के रहने से समग्र समाज की प्रगति सूचित नहीं होती। प्रत्येक व्यष्टि के शरीर, मन और आत्मा में अनंत विकास की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को कार्य में लगाना होगा। 15वां सूत्र, स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोग सुसंतुलिता विधेय। जगत के स्थूल सूक्ष्म कारण संभावनाओं के उपयोग में संतुलन हो। व्यष्टि और समष्टि देह की कल्याण साधना के लिए इस तरह काम करना होगा जिससे व्यष्टि और समष्टि देह की कल्याण साधन के लिए इस तरह काम करना होगा जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण, इन तीनों में एक सुसामंजस्य रहे। प्रत्येक मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व समाज का है, किंतु समाज यदि इस दायित्व को की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक घर में अन्न भेजने की व्यवस्था कर देता है, प्रत्येक के लिए गृह निर्माण कर देता है, वैसी हालत में व्यष्टि की कर्म चेष्टा ढीली पड़ जाएगी, वह क्रमशः सुस्त पड़ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय जिस परिमाण में अर्थ की आवश्यकता होगी उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम विनिमय के द्वारा मनुष्य उपार्जन कर सके, वैसी ही व्यवस्था समाज को करनी होगी। और जहां मनुष्य के सर्वनिम्न प्रयोजन का मनोनयन करना है, वहां उस मनुष्य की क्रय क्षमता भी बढ़ा देना ही उनके लिए प्रकृष्ट उपाय है। सामंजस्य विधान कहने से यह भी समझा जाता है कि जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा तीनों से उन्नत हैं, उनसे सेवा लेने के लिए केवल समाज एक सामंजस्यपूर्ण नीति मान कर चलेगा। जिनकी शारीरिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक कोई एक ही शक्ति प्रकट है, समाज उनसे उसी प्रकार की सेवा लेगा। जिनकी शारीरिक और बौद्धिक दोनों शक्तियां ही यथेष्ट हैं, समाज उनसे अधिक परिमाण में बौद्धिक और अल्प परिणाम में शारीरिक सेवा लेने की एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा, क्योंकि बौद्धिक शक्ति अपेक्षाकृत सूक्ष्म और दुष्प्राय होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही शक्तियां मौजूद हैं। समाज उनसे अधिक परिमाण में आध्यात्मिक, अल्प परिमाण में बौद्धिक और अत्यल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेगा। समाज कल्याण में सबसे अधिक सेवा वही कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति है। उसके बाद जिन्हें बौद्धिक शक्ति है वे अधिक सेवा कर सकते हैं। जिन्हें शारीरिक शक्ति है वे यद्यपि तुच्छ नहीं है, तथापि वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते। वे जो कुछ करते हैं उसे आध्यात्मिक, बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसलिए समाज नियंत्रण का भार शारीरिक शक्तियों के हाथ में भी रहना उचित नहीं है।
प्रधान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है। विषय बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है। रखना उचित है उनके हाथों में जो एक ही आधार में आध्यात्मिक साधक, बुद्धिमान एवं साहसी हैं। 16वां सूत्र, देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तनते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयु। देश काल पात्र अनुरूप उपयोग के तरीके में परिवर्तन एवं उसका स्वभाव प्रगतिशील हो। किसी वस्तु का क्या यथार्थ व्यवहार है वह देश काल पात्र अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जो यह सहज नीति नहीं समझ सकते हैं वह लकीर के फकीर की तरह पुरातन कंकाल को ही जकड़ कर रखना चाहते हैं, इसलिए वह समाज में खारिज हो जाते हैं। क्षुद्र नेशन बोध, अंचल बोध, कुल गरिमा इत्यादि वृत्तियां मनुष्य को इस मूल तत्व से दूर हटाकर रखना चाहती है, इसलिए वे सहज तत्व को निश्चल भाव से स्वीकार नहीं कर सकते। फलस्वरूप अपने देश तथा जनता की अवर्णनीय क्षति कर यवनिका के अंतराल में डूब जाने के लिए बाध्य होते हैं। देश काल पात्र अनुसार सभी वस्तुओं के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इसको मानना ही होगा और इसको जानकर प्रत्येक विषय तथा भाव आइडिया के व्यवहार में प्रगतिशील होना होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो शक्ति लेकर आज बहुत बड़ी हथौड़ी चला रहा है, वैज्ञानिक गवेषणा द्वारा उसको इस शक्ति की केवल एक हथौड़ी चलाने के काम में लगाकर एक साल एकाधिक हथौड़ी चलाने के काम में लगाना होगा। अर्थात वैज्ञानिक गवेषणा में प्रगतिशीलता का भाव लेकर मनुष्य की शक्ति से क्रम से अधिकतर सेवा ले लेनी होगी। उन्नत प्रकार के यंत्र आदि तथा प्रगतिशील भावधारा में सृष्ट विभिन्न उपादानों और उपकरणों के व्यवहार के फलस्वरूप समाज में छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की जो असुविधाएं दिखाई दे सकती हैं या दिखाई देंगी, उन सारी असुविधाओं को सामना साहस के साथ करना होगा और संग्राम द्वारा अपने को उपयुक्त कर जीवन की सार्वभौम चरितार्था के पथ पर अग्रसर होना होगा। प्रगतिशील उपयोग तत्वमितं सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितं।